कल्पना कीजिए, आप 10 दिन के लिए दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और आपका मन। ये कोई वेकेशन नहीं है, बल्कि एक मेडिटेशन रिट्रीट है, जो मुक्ति की ओर एक सुनियोजित और गहन यात्रा का वादा करता है। आज हमारे पास एक ऐसे ही रिट्रीट की पूरी रूपरेखा है। बिल्कुल, हमारे स्रोतों में इस रिट्रीट का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। मतलब इसका दर्शन क्या है, हर दिन असल में होता क्या है, नियम इतने सख्त क्यों हैं और आखिर में हासिल क्या होता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, और ये सब एक प्राचीन ग्रंथ MN6 पर आधारित है। सही कहा। हमारा मकसद यही जानना है कि इस 10 दिन की अनुशासित दिनचर्या के पीछे की सोच क्या है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकते हैं, एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आपने जिक्र किया कि इस रिट्रीट का आधार MN6 यानी आकांक्षेय सूत्र है। इसका मतलब है जैसी किसी की इच्छा हो। यह नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सूत्र एक तरह की मास्टर की या एक सार्वभौमिक रास्ता बताता है। इसका मुख्य संदेश है कि आपकी आध्यात्मिक इच्छा चाहे कुछ भी हो, चाहे आप दुनियावी सुख चाहते हो या फिर परम मुक्ति, रास्ता एक ही है। अच्छा? हाँ, और वो रास्ता 2 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है आपका नैतिक आचरण, जिसे शील कहते हैं, और दूसरा है आपके मन का विकास यानी ध्यान। एक मिनट, तो ये सूत्र कह रहा है कि लक्ष्य चाहे कोई भी हो, शुरुआत एक ही जगह से होगी, यानी पक्के नैतिक आचरण से। मुझे तो लगा था कि ऐसे रिट्रीट में तो सीधे ध्यान पर ही जोर दिया जाता होगा। और यही इस रिट्रीट का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। स्रोत बताते हैं कि रिट्रीट शुरू करने से पहले ही 4 अनिवार्य शर्तें हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्वालिफाइंग राउंड है। अच्छा। पहली शर्त है शील में निपुणता। मतलब आप जो भी 5, 8 या 10 नियम लेते हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना। कोई लगभग या थोड़ा बहुत वाला हिसाब नहीं चलता। ठीक है, पहली शर्त तो समझ आई। बाकी 3 क्या हैं? दूसरी है इंद्रिय संयम। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। मकसद है अपनी एनर्जी को बाहर की दुनिया में बर्बाद करने के बजाय अंदर की ओर मोड़ना। तीसरी शर्त थोड़ी गहरी लगती है। छोटी से छोटी गलतियों में भी डर देखना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमें हर वक्त डरे हुए रहना? ये तो एंजाइटी जैसा हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका मतलब खुद को डराना नहीं है। इसका मतलब है उस छोटी सी चूक के नतीजे से सावधान रहना। जैसे एक सर्जन एक छोटा सा भी कट गलत नहीं लगा सकता, क्योंकि नतीजा बड़ा हो सकता है। वैसे ही ध्यान में मन बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। एक छोटा सा झूठ या मन में किसी के लिए बुरा भाव आपकी पूरी एकाग्रता को हिला सकता है। तो ये उस खतरे के प्रति एक स्वस्थ जागरूकता है। समझ गया। तो ये डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है। और चौथी है नैतिक लज्जा यानी हिरी का विकास। ये गिल्ट या अपराध बोध से अलग है। गिल्ट होता है कुछ गलत करने के बाद, जबकि हिरी एक तरह का आंतरिक गार्ड है जो गलत विचार मन में आने से पहले ही आपको रोक देता है। तो ये चारों शर्तें मिलकर एक ऐसी साफ और मजबूत जमीन तैयार करती हैं जिस पर ध्यान की इमारत खड़ी की जा सके। तो ये 4 शर्तें एक तरह का मेंटल और एथिकल ग्राउंड वर्क हो गया। जब ये नींव तैयार हो जाती है, तब पहले दिन से असल साधना कैसे शुरू होती है? उस 10 दिन की इमारत का पहला पत्थर कैसे रखा जाता है? हाँ, अब यहाँ से यात्रा के 3 चरण शुरू होते हैं। पहला चरण है दिन 1 से 3 तक, जिसका एक ही लक्ष्य है, मन को स्थिर करना। इन 3 दिनों में साधकों से हर रोज 12 घंटे ध्यान करने की उम्मीद की जाती है। 12 घंटे? हाँ, चलते हुए, खड़े होकर और बैठकर। और सारा जोर आनापाना सती पर होता है। आनापाना सती यानी अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना। तो पहले 72 घंटे बस अपनी नाक के पास हवा के आने जाने को महसूस करना है। सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये मन को साधने की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हर सेकंड कहीं और भागना चाहता है। उसे बस एक जगह यानी सांस पर टिकाए रखना ही इन 3 दिनों का मुख्य काम है। इसे शमत का अभ्यास कहते हैं,
यानी मन को शांत करने की कला। तो तीन के अंत में जब मन थोड़ा बहुत टिकने लगता है तब एक साधक कैसा महसूस करता है? क्या एक तरह की शांति आती है या फिर आगे की चुनौती का एहसास होता है? दोनों। एक तरफ थोड़ी राहत मिलती है कि चलो मन का तूफान थोड़ा थमा, लेकिन साथ ही यह एहसास भी होता है कि ये तो बस शुरुआत है, असली गहराई में तो अब उतरना है। ये एक बेस कैंप पर पहुंचने जैसा है। एवरेस्ट की चोटी अभी बहुत दूर है। ठीक है, बेस कैंप तक पहुंच गए, अब आगे क्या? चौथा दिन शुरू होता और अब दूसरा चरण शुरू होता है, दिन 4 से 6 तक। इसका लक्ष्य है एकाग्रता को गहरा करना, जिसे ध्यान की अवस्थाएं कहते हैं। ध्यान? हाँ, जब मन सांस पर टिकने लगता है तब उसे और ज्यादा एकाग्र करके ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में ले जाया जाता है। ये ऐसा है जैसे आप पहले एक सामान्य लेंस से देख रहे थे और अब आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन अविश्वसनीय रूप से शांत और शक्तिशाली हो जाता है। इसी को सम्मा समाधि या सही एकाग्रता कहते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, दिन 7 से 9, जब मन पूरी तरह शांत, स्थिर और एक लेजर बीम की तरह तेज हो चुका है। बिल्कुल, जब मन एक ब्लेड की तरह तेज हो जाता है तब असली काम शुरू होता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना यानी विपस्सना। अब साधक उस शक्तिशाली मन का इस्तेमाल खुद की सच्चाई को देखने के लिए करता है। वो अपने अंदर अस्तित्व के 3 मूल लक्षणों को सीधे अनुभव करता है। अनित्य यानी सब कुछ बदल रहा है। हाँ, फिर दुख यानी किसी भी चीज में स्थायी सुख नहीं है, और अनात्मा कि यहाँ मैं या मेरा जैसा कुछ भी स्थायी नहीं है। सही। इन 3 दिनों में प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को देखने की बात भी कही गई है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? जरूर, इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज की एक लाइन लगी हो, एक गिरता है तो दूसरा गिरता है, फिर तीसरा। हमारे दुख का भी एक ऐसा ही चेन रिएक्शन होता है। अज्ञान की वजह से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से कर्म, कर्म से फल, ये पूरी चेन है। विपश्यना में साधक इसी चेन को, इसी कॉज एंड इफेक्ट को अपने अंदर घटते हुए देखता है, ताकि वो समझ सके कि इस डोमिनोज को गिरने से कहाँ रोकना है। 9 दिन की इतनी गहरी अंदरूनी यात्रा के बाद 10वें दिन अचानक से मौन तोड़कर सबसे बात करना, ये तो एक कल्चर शॉक जैसा नहीं होगा? उस बदलाव को कैसे मैनेज किया जाता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। 10वें दिन की शुरुआत भी साधना से ही होती है, लेकिन थोड़ी अलग। सुबह से दोपहर तक ब्रह्म विहार ध्यान का अभ्यास होता है, जिसमें सभी के प्रति मैत्री और करुणा का भाव विकसित किया जाता है। ये उस गहरी एकांत साधना को वापस दुनिया से जोड़ने का एक पुल है। अच्छा। इसके बाद रिट्रीट औपचारिक रूप से खत्म होता है और लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, तो वो शौक कम हो जाता है, क्योंकि आप नफरत या गुस्से से नहीं बल्कि मैत्री के भाव के साथ बाहर आ रहे हैं। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है। रोज 12 घंटे ध्यान, इतने कड़े नियम, असल में वहाँ का एक दिन दिखता कैसा है? दिनचर्या क्या है? दिनचर्या बहुत ज्यादा अनुशासित है, एक मठ की तरह। सुबह 4:30 बजे घंटी बजती है और दिन शुरू। सुबह 5 से 7 बजे तक ग्रुप मेडिटेशन, फिर नाश्ता। उसके बाद दिन भर ध्यान के अलग अलग सेशन चलते रहते हैं, 9 से 11, फिर 2 से 5 बजे तक। बीच में लंच और टीचर के साथ सवाल जवाब का समय होता है। शाम को फिर 1 घंटे का ध्यान और रात 9:30 बजे लाइट्स आउट। सब कुछ इतना सुनियोजित है ताकि आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही काम में लगे, मन को साधना। चलिए कुछ डूज एंड डोंट्स पर बात करते हैं। श्रोत में एक नियम का जिक्र है, आर्य मौन या नोबल साइलेंस। ये सुनने में तो बहुत शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन 10 दिन तक किसी से आंखों से संपर्क तक न करना, क्या ये इंसान को अकेला और अलग थलग महसूस नहीं करा सकता? ये एक आम चिंता है, लेकिन आर्य मौन का मकसद आपको अकेला महसूस कराना नहीं, बल्कि आपको अपने साथ जोड़ना है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि इशारे करना, फुसफुसाना या किसी भी तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी मना होता है। अच्छा। हाँ, वजह यह है कि हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचने, उन्हें जज करने या उनसे बात करने में खर्च होती है। जब आप ये सब बंद कर देते हैं तो पहली बार आपको अपने मन के अंदर का शोर सुनाई देता है। आर्य मौन उस बाहरी शोर को बंद करके अंदर के शोर को शांत करने की प्रक्रिया है। और आजकल की सबसे बड़ी लत मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स,
उनका क्या होता है? पहले दिन ही जमा करा लिए जाते हैं, किताबें, डायरी, पेन, सब कुछ। इसका मकसद है आपको बाहरी दुनिया की हर उत्तेजना से पूरी तरह काट देना। जब आपके पास ध्यान भटकाने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास अपने मन का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एक और नियम है, तकनीकों का मिश्रण नहीं करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिट्रीट के दौरान आपको सिर्फ वही निर्देश मानने हैं जो वहां दिए जा रहे हैं। अपनी तरफ से कोई और तकनीक, कोई मंत्र या विजुअलाइजेशन नहीं जोड़ना है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भ्रम पैदा ना हो और आप एक ही रास्ते पर पूरी एकाग्रता से चल सके। और खाने पीने का क्या? आधी लड़ाई तो शायद वही होती है। भोजन सात्विक और सचेत होता है। सादा शाकाहारी भोजन दिन में सिर्फ 2 बार, रात का भोजन नहीं होता। ये सिर्फ शरीर को हल्का रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या? जब पेट हल्का होता है तो मन ज्यादा सतर्क और स्पष्ट रहता है, जिससे ध्यान में मदद मिलती है। तो इन सब का सार क्या है? इतनी कठोर दिनचर्या, इतने नियम, 10 दिनों की गहन साधना, इसके बाद एक साधक क्या लेकर बाहर आता है? मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? अगर हम सब कुछ समेटें तो 4 बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ये एक 2447 अभ्यास है। ये रिट्रीट इस बात को शीशे की तरह साफ कर देता है कि आपकी नैतिकता की क्वालिटी ही आपकी एकाग्रता की गहराई तय करती है। अच्छा, अगर आप दिन में झूठ बोल रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो आपका मन ध्यान में कभी शांत हो ही नहीं सकता। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये तो नींव और इमारत वाली बात को एक नए नजरिए से देखना हुआ। दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है कि ये एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रशिक्षण है। ये कोई बेतरतीब अभ्यास नहीं है। हर अगला कदम पिछले कदम पर बना होता है। आप पहले मन के तूफान को शांत करना सीखते हैं, शमत, फिर उस शांत मन को एक शक्तिशाली टूल बनाते हैं, ध्यान, और फिर उस टूल का इस्तेमाल सच्चाई को देखने के लिए करते हैं, विपश्यना। ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। और तीसरा निष्कर्ष अनुभव से जुड़ा लगता है? हाँ, तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है अनुभवजन्य ज्ञान। इस रिट्रीट का लक्ष्य आपको बौद्धिक रूप से कुछ समझाना नहीं है। इसका मकसद है कि आप अनित्य, दुख, अनाथ जैसे सिद्धांतों को किताबों में ना पढ़ें, बल्कि उन्हें अपनी सांस में, अपनी संवेदनाओं में, अपने शरीर के हर कण में सीधे अनुभव करें। यह ज्ञान से अनुभव की ओर एक शिफ्ट है और असली बदलाव वहीं से आता है। और आखिरी निष्कर्ष? चौथा निष्कर्ष है आत्मनिर्भरता। यह रिट्रीट आपको हमेशा के लिए किसी गुरु या संगठन पर निर्भर नहीं बनाता है। यह आपको एक तरीका सिखाता है, एक मैप देता है, और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आगे के अध्ययन के लिए ग्रंथों की एक सूची भी देता है। मकसद आपको इतना सशक्त बनाना है कि आप रिट्रीट के बाद अपनी साधना खुद जारी रख सकें। आप अपने रास्ते के मालिक खुद बने। तो हमने देखा कि ये रिट्रीट महज एक ब्रेक नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों पर आधारित एक कठोर व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये नैतिकता, एकाग्रता और प्रज्ञा को एक साथ साधने की एक प्रयोगशाला है, जिसका एक ही लक्ष्य है, मुक्ति की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाना। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार। स्रोतों में उपाधि शब्द का जिक्र है। इसका मतलब है वो चीजें, विचार, रिश्ते, पहचान जिन्हें हम मेरा मानकर कसकर पकड़ लेते हैं और जो बाद में हम पर ही बोझ बन जाती हैं, जैसे मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी राय। तो विचार करने वाली बात यह है, इस रिट्रीट के बाहर हमारे रोजमर्रा के जीवन में वे कौन सी सूक्ष्म उपाधियां हैं जिन्हें हम अनजाने में जमा करते रहते हैं, और इस तरह की साधना किसी को उन्हें पहचानने और धीरे धीरे छोड़ने के लिए कैसे तैयार करती है।